हेलो गाइस। तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 22 में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि है अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर लिक्विड और सॉलिड फेज एक सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम के ऊपर हो और उस लिक्विड और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। तो अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो डेफिनेशन क्या हुई अपनी? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम एंड बोथ हैव सेम वेपर प्रेशर, इसे क्या बोलते हैं? इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल। अपन अब बात करते हैं कि ये जो टॉपिक अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको अपन समझते हैं सबसे पहले ग्राफ से कि ये होता क्या है। तो इस जो वर्ड अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे अपन क्या समझेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वर्ड, इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले जो था उससे फाइनली में क्या हो गया? कम हो गया। मतलब पहले कुछ था फ्रीजिंग पॉइंट और अब जब फाइनल होगा फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या हो गया? कम हो गया। इसीलिए यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है? डिप्रेशन। सिंपल। तो अपन इसको समझते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ जो है अपना, तो जो ग्राफ है उसके अंदर अपने पास वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है वेपर प्रेशर और अपने पास एक्स एक्सिस पे क्या प्रेजेंट है? टेम्परेचर। सिंपल। और अपने पास यहां पे जो टेम्परेचर है वो अपन ने लिया है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है रूम टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर। तो अपने पास सबसे पहले इनिशियली क्या प्रेजेंट है? लिक्विड सॉल्वेंट प्रेजेंट है और वो लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो है वोलेटाइल, मतलब जिसकी वेपर्स इजीली बन सकती है। तो अपने पास यहां पे लिक्विड सॉल्वेंट प्रेजेंट है और जो लिक्विड सॉल्वेंट है अपने पास उसका 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने पास कोई भी एक स्टैंडर्ड क्या है? वेपर प्रेशर। तो जिसको मैंने एक पॉइंट से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस से, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे वो सॉल्वेंट अपने फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। और जो जो मैंने टेम्परेचर डिक्रीज करा और फाइनली जब टेम्परेचर हुआ अपने पास क्या? T0F, तब क्या हो गया? उस सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट का अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। T0F टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था अपने पास उसका अपने पास यहां पे क्या आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। और उस टेम्परेचर के ऊपर T0F टेम्परेचर के ऊपर अपने पास उस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, वो था P0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको लमसम यहां मिलेगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, वैसे वैसे क्या हुआ अपने पास? उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अपन अब बात करते हैं, यहां पे अपन ने इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से जॉइन कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस से। और अपन बात करते हैं जब मैंने उस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो अपने पास सॉलिड सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट जिसकी वेपर्स नहीं बन सकती, जब मैंने उस लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो वो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन बनने के बाद अपने को पता है कि उसका वेपर प्रेशर, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे कम होगा एज कंपेयर टू लिक्विड सॉल्वेंट, क्योंकि अब जो वेपर्स बन रही है सॉल्यूशन के अंदर, उनके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उनका हिंड्रेंस क्रिएट हो गया। इसीलिए अपने को पता है कि लिक्विड सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का क्या होगा? कम होगा। तो वो नीचे आया अपने पास, जिसको अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। पहले अपन अब बात करते हैं अपने पास जो सॉल्यूशन है,
जो जो मैं टेम्परेचर कम करता गया वैसे वैसे अपने पास एक पॉइंट पे जाकर उस सॉल्यूशन का क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। और उस फ्रीजिंग पॉइंट को मैंने दिखा दिया टीएफ से, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने पास जब उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया तो उस फ्रीजिंग पॉइंट पे अपने पास उसका वेपर प्रेशर था कितना, पी। पी नॉट नहीं है, पी है सिर्फ, सिंपल। तो अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इससे, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसलिए नहीं आया क्योंकि टेम्परेचर अपन धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस से, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट नहीं आया, क्योंकि ये टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं। तो अपन अब देखते हैं, अपन ने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया किससे, लिक्विड सॉल्वेंट की लाइन से। तो ये अपने पास ये पॉइंट हो गया, और इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया इससे, और अपने पास जो प्रेशर है इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया। तो यहां से अपने को क्या मालूम पड़ता है कि इस पॉइंट के ऊपर जब टेम्परेचर T0F था तब वो लिक्विड सॉल्वेंट क्या हो गया, फ्रीज हो गया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट के ऊपर जो सॉल्यूशन था जब टेम्परेचर TF हुआ तब उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो T0F जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट माइनस TF दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है डेल्टा TF के। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले था T0F जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू TF। तो अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि पहले जो अपने पास टेम्परेचर था T0F जो कि लिक्विड सॉल्वेंट का अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट है, अब वो टेम्परेचर और कम हो गया किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो इस डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा TF, और ये डेल्टा TF ही क्या अपने पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि जब मैं लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करता हूं तो वैसे ही क्या होता है, उस सॉल्यूशन का अपने पास वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू इनिशियल, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, और उसका अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सिंपल। तो डेल्टा TF क्या अपने पास, डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। और अपने पास जो डेल्टा TF है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और अगर मैं ये प्रोपोर्शनली साइन हटाता हूं यहां से तो अपने पास डेल्टा TF इज इक्वल टू जाएगा KF इंटू M। ये KF क्या है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक नाम होता है, दिस KF इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसे मैं क्या बोल सकता हूं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है अपना, उसको मैं डिनोट करता हूं किससे, डेल्टा TF से। और दिस डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KF दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। तो ये जो दो फॉर्मूले अपने पास कौन कौन से, डेल्टा TF इक्वल्स टू T0F माइनस TF, जिसके अंदर अपने पास T0F क्या है, यहां पे T0F इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और अपने पास यहां पे TF है, वो TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो फॉर्मूला जनरेट हुआ अपना, जिस फॉर्मूले को अपन ने ग्राफ से जनरेट किया, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू T0F माइनस TF, ये फॉर्मूला, और अपने पास जो फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM, ये जो दो फॉर्मूले हैं यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और आपको इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर ये सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं जो अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत काम आएंगे। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे अपन देखते हैं कि T0F बड़ा है, TF बड़ा है, तो अपन इसको ग्राफ से समझते हैं कि T0F
बाद में आ रहा है एज कंपेयर टू टी एफ, तो अपन ग्राफ को चालू करेंगे जीरो से, ओरिजिन से। तो इसको अपन जीरो नहीं मानते, इसको अपन ओरिजिन मान लेते हैं। तो अपन ने ग्राफ चालू करा ओरिजिन से। तो अपन बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस अपने पास एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो कि है रूम टेम्परेचर। तो अपन बात करते हैं जो पहले आ रहा है दैट इज टी एफ, वो पहले एज कंपेयर टू टी नॉट एफ, जो तो पहले आ रहा है वो छोटा होगा। तो टी एफ जो है अपने पास, टी एफ है इज लेस देन टी नॉट एफ। और अपन ये देख भी सकते हैं कि अपने पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, लिक्विड सॉल्वेंट का, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ, जिसको अपन ने ग्राफिकली देखा कि अपने पास यहां पे टी नॉट एफ बाद में आया एज कंपेयर टू टी एफ, और अपन ग्राफ के चालू कर रहे हैं ओरिजिन से। तो अपन देख सकते हैं यहां पे कि अपने पास जो टी नॉट एफ है वो बड़ा है एज कंपेयर टू टी एफ। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। तो अपन बात करते हैं आगे। तो अपने पास जो के एफ है, तो जो के एफ है उसको अपन ने क्या बोला, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो जो के एफ होता है वो के एफ क्या होता है, के एफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है के एफ। अपन बात करते हैं आगे कि फॉर अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के लिए अपने पास केएफ जो होता है, केएफ की वैल्यू होती है आर दैट इज गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी नॉट एफ का स्क्वायर। टी नॉट एफ क्या है अपने पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। तो अपन बात करते हैं जो फॉर्मूला आपके पास एक भयानक सा फॉर्मूला आया, इसको आपको सिर्फ एक बार सुपरफिशियली देखना है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कहां से फ्रेम होते हैं, सिर्फ दो फॉर्मूले से न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं जो अपन ने पहले पढ़ लिए। तो आपको इस फॉर्मूले को एक बार सुपरफिशियली देखना है और इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने पास यहाँ पे आर क्या है, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, और अपने पास टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और एम डब्ल्यू टी ऑफ ए क्या है अपने पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, डेल्टा एच फ्यूजन है अपने पास हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कहां से फ्रेम होते हैं, पीछे जो अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े थे उनसे। तो आपको इस फॉर्मूले को एक बार सिर्फ देखना है, और उस देखने के बाद आपको एक बार इसको सिर्फ पढ़ना है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जहां से फ्रेम होंगे अपने को सिर्फ वही फॉर्मूले याद करने हैं। तो अपन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो के अंदर। तो आज अपन ने और क्या देखना है कि वाटर के लिए केएफ क्या होता है। फॉर वाटर केएफ की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है, केएफ इज इक्वल्स टू 1.86, और इसकी यूनिट क्या है, केल्विन केजी पर मोल। अब बात करते हैं ये यूनिट कैसे आई। अपने को पता है कि डेल्टा टीएफ जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू केएफएम। मुझे यूनिट निकालनी है किसकी, केएफ की। तो केएफ इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय मोलरिटी। डेल्टा टीएफ की यूनिट क्या है, चेंज है मतलब केल्विन, टेम्परेचर का चेंज है दैट इज केल्विन, इसकी यूनिट होगी, डिवाइड बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है अपने पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसकी यूनिट मोल, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसके नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज केजी आएगा इसके नीचे। तो केजी इसके नीचे आया तो केजी गया ऊपर मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो अपने पास फाइनली यूनिट क्या निकल के आई केएफ की, दैट इज केल्विन केजी पर मोल। ये क्या है, यूनिट ऑफ केएफ जो कि है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, सिंपल। तो अपन ने इसकी यूनिट निकालना भी सीख लिया, किसकी, केएफ की। और ये केएफ की यूनिट जो आई है यही सिमिलर किसकी यूनिट आई थी अपने पास, केबी की, जो कि क्या था अपने पास, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको अपन ने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, किसके अंदर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो अपन बात करते हैं कि अपने पास मैक्सिमम केएफ किसके लिए होता है, अपने पास जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केएफ होती है
वो होती है अपने पास किसकी, कैम्फर की। ये आपको एक बात याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होती है, केएफ की, कैम्फर के लिए। अपन अब और बात करते हैं कि अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, जो आपको पता होगा कितना होता है, बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। और अपन बात करते हैं अपने पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.15 केल्विन। तो ये अपन ने देख लिया। और अपन बात करते हैं आगे, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड, तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, जो की थी अपने पास फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो तीनों के ऊपर बेस्ड अपन कल न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अपन उसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि अपने पास फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे पहले अपन एक नोट डालते हैं, और अपने पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट। तो अपन बात करते हैं कि जो अपने पास न्यूमेरिकल्स के अंदर बार बार काम आएंगे, लाइक एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला अपने पास CH3COOH, और यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये जो दोनों अपने पास कंपाउंड्स है, एसिटिक एसिड और यूरिया, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट होता है अपने पास 60, जिसको अपन निकाल सकते हैं 12 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 12 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन प्लस 16 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2, क्योंकि 2 प्रेजेंट है यहां पे, प्लस 1। तो इसको ऐड करते हैं कितना आएगा, 12 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 16 टू 32 प्लस 1। तो यहां से आया अपने पास 24 और 25, 26, 27, 28 और 32 60। और अपन निकालते हैं यूरिया का। तो यूरिया कितना था मॉलिक्यूलर वेट निकल के अपने पास 14, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस 12 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन प्लस 16 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 14 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 1 इज क्या है, 1 अपने पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 और ये 14 कितना हो गया अपने पास 30 प्लस 2। तो अपने पास यहां से निकल के आया ये कितना 14 और 12 26 और 28 प्लस 2 30 और 30 प्लस 30 60। तो एसिटिक एसिड और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अपने पास बार बार में न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और अपन बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज और अपने पास फ्रक्टोज जो है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C6H12O6। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है कितना 180। देखते हैं कैसे। 12 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इंटू 6 नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96। और अपन देखते हैं यहां से 72 प्लस 12 कितना होता है 84 और प्लस 96 दैट इज 180। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी याद रखना कितना होता है 180। 180 कितना 180 ग्राम पर मोल। और एसिटिक एसिड और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 1660 ग्राम पर मोल। ये उसकी यूनिट होगी। ये यूनिट किसकी होगी मॉलिक्यूलर वेट की। अपन बात करते हैं आगे कि अपने पास कैन शुगर
और माल्टोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है अपने पास C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास C12H22O11 और अपने पास इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 342। देखते हैं कैसे। 12 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इंटू 12 नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 22 दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 11 दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन। 12 12 जा 144 और प्लस 22 और प्लस 16 11 जा 176। तो अपने पास ये निकल के आता है कितना 144 और 176 कितना हो गया 320 और 320 प्लस 22 दैट इज 342 ग्राम पर मोल। ये जो 342 ग्राम पर मोल है किसका मॉलिक्यूलर वेट है कैन शुगर और माल्टोज, ये आपको याद रखना है। तो अपन ने एसिटिक एसिड यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट देखा 60 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर वेट देखा 180 ग्राम पर मोल, कैन शुगर और माल्टोज का मॉलिक्यूलर वेट देखा 342 ग्राम पर मोल, जो कि आपको याद रखना है क्योंकि ये ही जो अपने पास कंपाउंड से न्यूमेरिकल्स के अंदर रिपीट होंगे और अपने को सॉल्व फास्ट करने के लिए इनका मॉलिक्यूलर वेट याद होना बहुत जरूरी है। तो आज अपन ने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा अपन ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि अपने पास थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और उसका डेरिवेशन देखा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। उसी के साथ अपन ने एक नोट पढ़ा जिसके अंदर अपन ने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स याद करे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर such content and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry content.